नमस्कार। आइए हम अपनी टॉपिक को वही आगे बढ़ाते हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे लोकसभा। तो लोकसभा में हमें शक्तियां और उसकी रिक्तियां जो होती हैं उसके बारे में पढ़ना अभी शेष रह गया था, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने फिर वही पद्धति अपनाई है, पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है और इन्हीं पॉइंटों पर आज चर्चा करेंगे। हमारा पहला पॉइंट होगा कि लोकसभा की शक्तियां क्या क्या हैं। ये अनुच्छेद मैंने लिखा हूं, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद संसद में जो रिक्तियां होती हैं, जो पद खाली होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं, इस अनुच्छेद के तहत कैसे होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका अगर दल बदल अधिनियम का क्या होता है, कैसे लागू होता है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति अगर जो है पद को रिक्त करता है, लोकसभा को भंग करता है, तो कैसे लोकसभा के सदस्यों को जो है योग्यताओं को कैसे प्रश्नवाचक लगाता है, वो आर्टिकल 103 के तहत हम देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि संसद के जो सांसद होते हैं उनको क्या क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोकसभा की शक्तियां। आप जानते हैं पहले से ही कि लोकसभा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में 81 में बताया गया है कि लोकसभा होगी। ठीक है, जनता का सदन है, लोकप्रिय सदन है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा की शक्तियों में मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन करा हमें 75 के सब क्लास 3 को, 75 के सब क्लास 3 को हम बताते चले आपको कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये बात आर्टिकल 75 के सब क्लास 3 में कही गई है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर किसी एक सांसद के खिलाफ भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है। इसके पिछली वीडियो में मैंने कितने प्रकार से मंत्रिपरिषद को भंग किया जा सकता है, किस तरह से हम उस पर चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा विस्तृत बातें नहीं करेंगे। शक्तियों के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि जो 110 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 110 जो है, अनुच्छेद जो 110 है वो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अर्थात लोकसभा को धन विधेयक पर विशेष अधिकार प्राप्त है। कहने का मतलब यह है कि ये राज्यसभा की तुलना में ज्यादा अधिकार रखती है। कौन? लोकसभा। क्या होता है कि अगर कोई धन विधेयक, सबसे पहली चीज तो यह है कि लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। इसकी शक्तियां सीमित हैं। हालांकि हम धन विधेयक, वित्त विधेयक में इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में आप जान लीजिए कि इसमें लोकसभा की शक्तियां जो हैं क्या हैं, लोकसभा की जो शक्तियां हैं वे क्या हैं, ज्यादा हैं। वे शक्तियां ज्यादा हैं। किससे ज्यादा हैं? तो अपेक्षाकृत राज्यसभा से। राज्यसभा को ये शक्तियां मात्र 14 दिन की दी गई हैं कि अगर आपके पास ये विधेयक, धन विधेयक अगर आपके पास जाता है तो आप 14 दिन के भीतर उसी तरह या उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन का अधिकार बिल्कुल आपके पास नहीं है। आप केवल सुझाव दे करके आप सीधे इसको ट्रांसफर करेंगे फिर लोकसभा को। अगर आप 14 दिन बीत जाने पर भी अगर उस विधेयक पर कोई भी आप विचार नहीं देते हैं तो लोकसभा ये मान लेगी कि हमारे द्वारा भेजा गया विधेयक जो राज्यसभा में गया है वो पास हो चुका है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो राज्यसभा की शक्तियां सीमित हैं और लोकसभा की शक्तियां उससे ज्यादा विस्तृत हैं। तो 110 की चर्चा हम कर चुके। अब आगे हम अगर आ जाते हैं तो आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 108 की। तो देखिए 108 के तहत अगर हम देखें तो 108 में लिखा गया है संयुक्त अधिवेशन बुलाने की बात की गई है। ठीक है, क्या बात की गई है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जब कोई विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग डायरेक्शन से सोचने लगती हैं और कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाती हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 का प्रयोग किया जाता है और लोकसभा और राज्यसभा की सामूहिक बैठक बुलाई जाती है।
तो आप जानते हैं कि सामूहिक बैठक में जिसकी संख्या बल अधिक होगी वोटिंग में वही विजयी होगा। तो आप जानते ही हैं कि अभी पिछले ही वीडियो मैंने देखा था कि 550 सीटें होती हैं, जो 530 और 20 के अनुपात में बटी हैं। ये राज्यों के लिए हैं और ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं। तो 550 सीटों वाला जब व्यक्ति 550 सीटों वाली जो ये संस्था अगर कह लिया जाए, लोकसभा जब अधिवेशन में बैठेगी और इधर 250 सीटें हैं, तो ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो जब 108 के तहत संसद में बैठक बुलाई जाती है तो यहां भी विशेष पावर दी गई है। सभापति जो होता है राज्यसभा का, जिसे इनडायरेक्टली अगर कह लें तो उप राष्ट्रपति होता है, वो ये इस सभा का एक तरह से कह लें कि अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम केवल और केवल राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, बुलाने का काम तो करता है राष्ट्रपति, ठीक है, बुलाने का काम तो कौन करता है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम 108 के तहत राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता का काम होता है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष को जो है यहां अध्यक्षता करता है, और इसमें आप देखेंगे कि संख्या बल ज्यादा होने के कारण अंत में विजय अगर देखी जाए तो विजय हमेशा और विजय लोकसभा की ही होती है, यही विजयी होता है। मान लीजिए किसी विधेयक पर अगर समान वोटिंग हो गई, इतना अंतर के बाद भी अगर इसमें कुछ अनुपस्थित हो गए और संख्या बल इनके बराबर भी लगभग पहुंच गई और वोटिंग इधर के भी उतना ही, मान लीजिए इधर के भी 50 हो गया और इधर का भी 50 हो गया, यानी आंकड़ा 50-50 में अगर बट गया, 50-50 में हो गया, तो यहां पर लोकसभा अध्यक्ष को विशेष पावर दी गई है कि वो निर्णायक मत दे सकता है। अब वो निर्णायक मत स्वाभाविक सी बात है कि लोकसभा का है तो वो अपने ही पक्ष में देगा। तो अंततः अगर देखा जाए तो यहां भी लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से ज्यादा हैं, क्योंकि निर्णायक मत का अधिकार और साथ में संख्या बल का अधिकार इसे कहीं न कहीं विस्तृत शक्तियां प्रदान करता है। तो इस तरह से ये टॉपिक, ये वाला बॉक्स की टॉपिक हमारी पूरी क्लियर हुई। अब आते हैं अगली टॉपिक पे, समझते हैं अगली पॉइंट पे। अगली पॉइंट दिया गया है कि संसद की रिक्तियां। देखिए, इसको इस तरह से अगर देखा जाए तो निहरता भी कर सकते हैं आप संसद में, कि संसद में कोई भी व्यक्ति किस तरह से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहली पॉइंट है कि ये बात बताई गई है आर्टिकल 110 में बताई गई है, और 110 में इसके 4 सब क्लास हैं, सब क्लास A, B, C और D। इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले कहा गया है कि एक समय में दोनों सदनों का सदस्य आप नहीं रह सकते। अगर आप सांसद हैं तो आप स्वयं सोचिए कि एक तरफ आप लोकसभा के, एक तरफ आप राज्यसभा के सदस्य कैसे रह सकते हैं? एक व्यक्ति 2 जगह कैसे रह सकता है? तो अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 110 के सब क्लास A के तहत आपको जो है अयोग्य घोषित किया जाएगा और आपके संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब बात आती है कि B की। अब 110 के B में है कि 110 के B कहता है कि अगर आप संसद के तो सदस्य हैं ही, संसद के किसी भी सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, चाहे आप लोकसभा के सदस्य हैं चाहे आप राज्यसभा के सदस्य हैं, और साथ में इन दोनों संसद के साथ साथ आप जो है राज्य की जो विधानसभाएं हैं, जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं, विधानसभा हैं, इन सभाओं में भी आप अगर कहीं से सदस्य नामित हो जाते हैं या हैं पहले से, तो भी आपको क्या होगा, पूरी आपको जो है अयोग्य घोषित किया जाएगा। शर्त दोनों में लगी हुई है। पहले वाले में क्या है कि अगर दोनों सदनों के सदस्य आप, अगर मान लीजिए लोकसभा में आप, राज्यसभा के आप सदस्य हैं, जैसे एक बार अरुण जेटली जी में हुआ था कि वो राज्यसभा के सदस्य, हालांकि वो लोकसभा से चुनाव लड़े लेकिन वो हार गए। अगर वो जीत जाते, अगर ए व्यक्ति है और वो लोकसभा से चुनाव जीत जाता है, ठीक है, आप यहां देखिए पहले राज्यसभा, मान लीजिए ए व्यक्ति है और वो राज्यसभा का सदस्य है, ठीक, और वो चुनाव लड़ा
और वही व्यक्ति लोकसभा से चुनाव को जीत गया। लोकसभा में चुनाव हुआ और लोकसभा से चुनाव क्या हुआ, वो जीत गया। अब अगर वो चुनाव जीत जाता है तो उसे 10 दिन के अंदर अपनी एक सदस्यता, अगर कह लें तो राज्यसभा की सदस्यता उसे त्यागनी होगी। अगर वो 10 दिन के भीतर अपनी सदस्यता नहीं त्यागता है और एक समय में दोनों सदनों का सदस्य बना रहता है, अर्थात लोकसभा का भी राज्यसभा का भी, तो क्या होगा कि उसकी सदस्यता, संसद की सदस्यता ही समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, और इस तरह से वहां ये पद की रिक्तियां इसमें निकल के आई। दूसरी चीज है, इसमें 110 के बी में कहा गया है कि संसद के सदस्य होने के साथ साथ राज्य की विधानसभाओं के भी अगर कहीं से सदस्य आप नामित हो जाते हैं, जैसे मेरे ख्याल से इसमें अखिलेश जी का एक आप उदाहरण ले सकते हैं कि अगर आप जो है सांसद भी हैं और आप विधानसभा का चुनाव लड़ जाते हैं, ठीक है, तो वो पद आपको क्या होना, वो पद आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए समय सीमा आपकी 14 दिन की दी गई है। अगर 14 दिन के अंदर अगर आप किसी एक जगह का पद नहीं छोड़ते हैं, अर्थात अगर विधानसभा में जीत जाते हैं तो संसद का, अगर संसद में जीतते हैं तो विधानसभा का, किसी एक का पद अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब देखिए, अब दूसरा चीज है कि अगर ये सब दो कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दो कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है कि अगर वो व्यक्ति स्वयं चाहे, कि वो स्वयं चाहे तो वो अगर राज्यसभा का सदस्य है तो सभापति को, किसको, सभापति को, और अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष को, अर्थात स्पीकर को कह सकते हैं या अध्यक्ष को, अपने जो है अपने लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। क्या दे सकता है, अपने लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, तिरछा हो गया क्या, अपने लेख द्वारा त्याग पत्र दे सकता है। देखिए, मैंने कहा कि वो स्वयं चाहे तो अपना पद त्याग सकता है, अगर वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो। अगर लोकसभा से है तो स्पीकर को, उसी को कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, उसी को ही कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और अगर राज्यसभा से है तो उप सभापति को, तो किसको, सभापति को। अब ये अपना जो है लेख लिख करके, मतलब कारण बताएगा किस कारण से, उसके बाद जो है त्याग पत्र जो है दे सकता है। क्या कर सकता है, त्याग पत्र, वो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। तीसरी जो है, जो रिक्तियों का कारण है वो आपका ये हो गया। और साथ में क्या है, चौथी रिक्तियों की अगर बात करें तो चौथी में क्या है, चौथी में बात करें तो जो आप जानते हैं कि अगर आप जो है आप संसद के सदस्य अगर चुन लिए गए हैं तो संसद के सदस्य होते हुए आपको संसद में जाना चाहिए, संसद की कार्यवाहियों में भाग लेना चाहिए, अपने वक्तव्य देने चाहिए। ठीक है, आप अगर चुपचाप बैठे हैं घर पे तो आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। कितने दिन में, 60 दिन में। अगर आप संसद के क्या हैं, सदस्य हैं, आप अगर संसद के सदस्य हैं और 60 दिन तक आप जो है संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, 60 दिन हो गया और आप संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, तो आपकी सदस्यता कौन खत्म कर सकता है, संबंधित पीठासीन अधिकारी जो होता है, वो पीठासीन अधिकारी जो होता है वो आपकी सदस्यता भंग कर सकता है। ठीक है, वो पीठासीन अधिकारी आपकी सदस्यता को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, क्योंकि आप 60 दिन तक इस कार्यवाही में भाग नहीं लिए थे। हाँ, यहाँ एक चीज है कि एक बात यहाँ बताई गई है कि सत्र के सत्रावसान को, अर्थात जब सत्र न चल रहा हो, और साथ में कहा गया है कि 4 दिन से अधिक की जो अगर संसद बंद है, नहीं चल रही है, कार्यवाही अगर स्थगित है, तो इसमें जो है आप क्या, सत्रावसान और प्लस 4 दिन से अधिक, 4 दिन से अगर अधिक से संसद नहीं चल रही है, ज्यादा दिन से संसद नहीं चल रही है, तो उसे नहीं गिना जाएगा। ठीक है, अगर 4 दिन तक संसद नहीं चली है तो भी आप इसको नहीं गिना जाएगा, और सत्रावसान हो गया है तो भी इस 60 दिन से काउंट
नहीं किया जाएगा। अगर 4 दिन से अधिक स्थगित रहती है तो भी, और अगर जो है सत्रावसान है तो भी, इसको निकाल करके अगर 60 दिन तक आप संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेते हैं तो आपकी सदस्यता भंग हो सकती है। ऐसा सचिन जी के साथ हो चुका है, हालांकि भंग नहीं हुई थी, 40 दिन में नोटिस गई थी, ठीक है। तो और तमाम जो फिल्मी हस्तियां हैं जैसे रेखा जी हैं, इन लोगों का भी यही हाल हुआ करता था कभी कि जो है संसद के सदस्य जो है अधिवेशन में भाग ये नहीं लिए तो स्पीकर द्वारा नोटिस भेजी गई वहां के जो सभापति द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो है निहरता के बारे में हमने चर्चा किया। तो आइए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 102 के तहत किस तरह से अयोग्य घोषित किया जाता है सांसदों को, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 102 में कहा गया है कि अगर कोई भी जो सांसद है जो वो अगर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी सांसद की नागरिकता खत्म हो जाती है तो वो अयोग्य घोषित हो ही जाएगा और उसकी सदस्यता खत्म ही हो जाएगी। तो पहली पॉइंट अगर हम बात करें तो इसमें पहली चीज है कि नागरिकता समाप्त होने पर, तो पहली पॉइंट में देखा गया कि अगर नागरिकता समाप्त होती है तो नागरिकता के समाप्त होने से उसकी सदस्यता स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाती है, क्योंकि भारत में हमेशा एकल नागरिकता की बात की गई है। अगर कोई भी व्यक्ति हो, वो सांसद हो या ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर एक से अधिक जगह के यहाँ के अलावा कहीं अन्य राष्ट्र की नागरिकता अगर लेता है तो यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी, और जब यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी तो सांसद रहना स्वाभाविक सी बात है वो संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज है इसमें है कि अगर वह मानसिक रूप से क्या हो, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो। ऐसा कौन कह दे? तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह दे या अर्थात न्यायालय कह दे, ठीक है। ये बात न्यायालय कह दे, न्यायालय ये बात सिद्ध कर दे कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, अब इसका सांसद रह पाना संभव नहीं है। ये सारी बातें हम 102 के तहत बता रहे हैं, आर्टिकल 102 के तहत बता रहे हैं। दूसरा क्या है? तो तीसरा क्या है? तीसरा है कि कोई लाभ का पद अगर वो धारण कर लेता है तो, अब लाभ का पद कैसे धारण कर सकता है वो? लाभ का पद, अगर कोई भी सांसद अगर अपने पद पर बैठे हुए किसी भी कंपनी का शेयर ले लेता है, ठीक है, या किसी कंपनी में शेयर धारक बन जाता है, ठीक है, या कहीं से वित्तीय लाभ उसको किसी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारियां मिल जाती हैं जिससे उसे कहीं ना कहीं वित्तीय लाभ होता है, तो इस तरह से देखा जाता है कि वो लाभ का पद आ गया और लाभ के पद के दायरे में आते ही उसकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। अब चौथी पॉइंट की अगर बात करें हम तो अगर कोई संसद द्वारा विधि बनाई जाती है, संसद द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है, ऐसी विधि बनाई जाती है, विधि में अयोग्य घोषित, 60 लिख दे रहे हैं। देखिए संसद कोई ऐसी विधि बनाता है जिसकी क्राइटेरिया में वो सांसद लोकसभा का जो है, हम लोकसभा में पढ़ रहे हैं, वो नहीं आता है। तो ऐसा करने से अनुच्छेद 102 के तहत तो क्या होता है, अपनी सदस्यता को खो देता है। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो नागरिकता समाप्त होने पर, मानसिक रूप से विक्षिप्त होने पर, न्यायालय द्वारा कह देने पर, ऐसा लाभ का पद पाने पर, जैसे हमने उदाहरण दिया कि कोई कंपनी की बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए जिसमें उसे आर्थिक लाभ हो, वित्तीय लाभ हो, और संसद द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जा रही हो और जिसमें वो क्राइटेरिया बिल्कुल न कर रहा हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सांसदों को आर्टिकल 102 के तहत किस तरह से हमने बताया आपको कि वो निहरता इनकी इसमें वर्णित है, ठीक है। अब देखिए आगे की बात आती है अनुच्छेद जो हम अभी पढ़ रहे हैं 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में जो दिया गया है, दल बदल का जो प्रावधान है जो 1985 में जो आया था, ठीक है।
ये अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में देखा जाए अगर, कोई चल ही नहीं रहा है, 10वीं अनुसूची में देखा जाए अगर, तो 10वीं अनुसूची में 1985 में दल बदल अधिनियम लाया गया। दल बदल, ये उस दौरान की बात है जिस दौरान लोग बार बार अपने दल को बदल रहे थे। ठीक है, और दल बदलने से बड़ी परेशानियां आ रही थी। परेशानियां ये आ रही थी कि कोई भी व्यक्ति अपना किसी तरह से एक पार्टी का गठन करता था और उस पार्टी के नाम पर उसे किसी अमुक व्यक्ति को वोटिंग लोग करते थे, और जब वो जीत जाता था तो वो छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता था। तो ऐसा करने से बड़ी ही दिक्कत आती थी, असमंजस की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। तो इसी में ये प्रावधान किए गए। क्या क्या प्रावधान किए गए? पहली चीज है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया, जिसमें पहला क्या प्रावधान किया गया? पहला प्रावधान किया गया कि यदि कोई सदस्य चुनाव जीत जाता है तो अगर वो अपने मूल जो दल है उसे छोड़कर किसी अन्य दल में चला जाता है, अगर कोई सदस्य है, मान लीजिए ये एक दल है और ये ए पार्टी से चुनाव कोई जीत गया, और जब यह चुनाव जीत जाता है तो वो छोड़ करके ये कोई दूसरा दल है, उस दूसरा दल में मान लीजिए इस दल का नाम क है, इस दल का नाम ख है, और ए जब इस पार्टी से चुनाव जीत जाता है तो वो इस पार्टी में चला आता है, यही ए जो है इस पार्टी में चला आता है। तो यहां ये बात कही गई कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी दल के सिंबल पर चुनाव लड़ता है और वो जीत जाता है, जीतने के उपरांत वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसकी संसद की सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, दूसरी बात क्या बताई गई इसमें कि यदि कोई व्यक्ति अगर वो निर्दल जीतता है, कुछ लोग होते हैं कि बिना किसी दल में, मान लीजिए अब यही फिर उदाहरण देते हैं, मान लीजिए यही ए है, अब वो किसी दल से चुनाव नहीं लड़ा, यहां पर एक दल, दो, तीन, मान लीजिए 4 दल लड़े और एक ये सब दल हैं। ठीक है, अब इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, क, ख, ग, घ रख दीजिए। और कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए है, जो निर्दल चुनाव है, लड़ता है, ठीक है, लोकसभा का, वो न इस दल से लड़ता है, न इससे लड़ता है, न इससे लड़ता है, न इससे लड़ता है। ठीक, और जब चुनाव लड़ता है तो वो निर्दल लड़ता है और निर्दल चुनाव लड़ करके वो जीत जाता है, वो जीत हासिल करता है। ठीक, और जीत हासिल जब कर लेता है तो जैसे वो संसद में जाता है, संसद में मान लीजिए आकर के ये ग वाले दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है और इसमें शामिल हो जाता है। तो अगर ऐसा वो करता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहली शर्त तो ये थी कि अगर आप किसी पार्टी से लड़ रहे हैं चुनाव और आप जीत गए तो आप अगर उस पार्टी में बने हैं तभी आपकी संसद की सदस्यता बनी रहेगी। अगर आप उस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी ज्वाइन करते हैं, वहीं आपकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या है? दूसरा प्रावधान है कि आप अगर निर्दल चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का और निर्दल चुनाव लड़के आप जीतते हैं, इसका मतलब है कि जितनी पार्टियां थी उसमें से जनता ने किसी भी पार्टी को पसंद नहीं किया, आपको व्यक्तिगत छवि पर आपको वोटिंग की और आप जीतने के बाद संसद में जाकर के किसी अन्य पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी सदस्यता संसद में भंग हो जाएगी। दल बदल कानून यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 की अनुसूची 10 के अनुसार आपकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। ये 2 प्रावधान हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है देख लेते हैं। ये बातें मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। अब अपवाद की बात करते हैं। अब अपवाद क्या है? अपवाद देखिए ये है कि अगर किसी पार्टी का 2/3 सदस्य
2/3 सदस्य ही पार्टी को छोड़ करके अगली पार्टी इसमें ज्वाइन कर लें तो वहां पर दल बदल कानून अधिनियम जो लगाया गया है वो जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, अब ये चीज और ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें जो हम तोड़ने की जोड़ने की बात कर रहे हैं, 2/3 निकल गई, ये सदन के अंदर की बात हो रही है, सदन या संसद के अंदर की बात हो रही है। पार्टी बाहर टूट रही है, आपस में विधायक खरीद फरोख्त हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब है संसद के अंदर, संसद के अंदर अगर जो सरकार बनी हुई है या सरकार नहीं बनी है, उसके पार्टी के जो सदस्यता ग्रहण की है सदन संसद के पटल पे, और उसमें से 2/3 अगर निकल जाते हैं तो 2/3 अगर सरकार, मान लीजिए सरकार बनाया हुआ है कोई भी प्रमुख दल, और उसमें से 2/3 सदस्य निकल करके, मान लीजिए ये सरकार में थे और निकल करके यहाँ इस वाली पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन 2/3 निकले, अगर 2/3 निकल करके इस पार्टी से इस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो इनकी संसद की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। ये बात भी आपका अपवाद के रूप में देखी जाती है। और क्या है, दल बदल कानून की जो सदस्य, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी सदस्यता खत्म कौन करेगा। ठीक है, तो खत्म करने की बात, जो सदस्यता समाप्त करने की बात होती है, सदस्यता समाप्त करने की बात होती है, वो तत्कालीन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है। ठीक है, अगर वह राज्यसभा का है तो सभापति, लोकसभा का है तो अध्यक्ष। ठीक है, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो वो पीठासीन अधिकारी जो है उसकी सदस्यता को समाप्त करता है। एक केस आया था कर्नाटक में, कर्नाटक का एक केस है कि होतो होलो होन। ठीक है, कि होतो होलो होन, ये केस जो आया था, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हालांकि संसद के सदस्यों की सदस्यता दल बदल के आधार पर स्पीकर लोकसभा में और सभापति राज्यसभा में समाप्त तो कर सकता है, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, कि होतो होलो होन केस में ये बात निकल के आई थी कि इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, इसकी जो है न्यायालय जो है इसकी समीक्षा कर सकता है। ठीक है, न्यायालय जो है क्या कर सकता है, इसकी समीक्षा कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सांसदों की जो है 52 के तहत किस प्रकार से निहरता घोषित की जाती है, या उन्हें एक तरह से इनको बाहर कैसे किया जाता है, उनकी रिक्तियां किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो हमने अनुच्छेद 101 की बात की, जिसमें 4 भाग की बात की। अनुच्छेद 102 के तहत हमने बात किया कि अनुच्छेद 102 के तहत अगर घोषित कर दिया था, अनुच्छेद 102 में क्या क्या चीजें हैं, मैंने अभी आपको समझाने का भरसक प्रयास किया। 52वें संविधान संशोधन 1985 के जो है अनुसूची 10 में जो दल बदल है उसके तहत हमने बात की। अब हमारी बात आती है कि सामान्य तरीके से अगर कोई निर्णय लिया जाता है किसी भी लोकसभा के सदस्य की अगर या सांसद की अगर सदस्यता खत्म करनी है अगर, तो अंतिम निर्णय कौन लेता है। ठीक है, अगर समान तरीके में दल बदल नहीं है, कोई अन्य जो है बात आती है अगर, तो कौन लेता है, तो वो लेने का काम करता है राष्ट्रपति। कौन लेता है, राष्ट्रपति लेता है। अगर इसकी बात जो की गई है वो की गई है अनुच्छेद 103 में। क्या होता है इसमें, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो अंतिम निर्णय लेता है, वो जो है अंतिम निर्णय लेता है किसके संबंध में, सदस्यता को समाप्त करने के संबंध में। हाँ, वो एक चीज कर सकता है कि वो सलाह मांग सकता है, किससे, वो सलाह मांग सकता है निर्वाचन आयोग से सलाह मांग सकता है कि क्या ये जो सदस्य है उसकी सदस्यता कोई भी आधार बना करके कि इस आधार पर हम निरस्त करने जा रहे हैं, क्या वो सही है कि नहीं। तो अगर हम इसके बात करें अगर, तो वो सलाह मांग सकता है किससे, राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है
निर्वाचन आयोग से, निर्वाचन आयोग, इसका प्रावधान अगर देखेंगे तो आर्टिकल 324 में है। ठीक है, तो इस तरह से निर्वाचन आयोग से सलाह मांग करके राष्ट्रपति अंतिम निर्णय लेता है सांसदों की सदस्यता को खत्म करने का। अब बात आती है अनुच्छेद 104 की। अनुच्छेद 104 में क्या है? अनुच्छेद 104 में यह कहा गया है कि अगर संसद की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, अनुच्छेद 104 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है, क्या चीज कहा गया है कि अगर सांसद, सीधे लिखते हैं हम, अगर सांसद की सदस्यता क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। समाप्त होने के बाद अगर वह सदन में जाते हैं, अर्थात संसद में जाते हैं, तो प्रतिदिन 500 रुपए की दर से उनपे जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना उनको लगाया जाएगा। ऐसा आर्टिकल 104 में कहा गया है कि अगर आपके संसद के सदन की सदस्यता समाप्त हो गई है तो आप संसद में कदापि न जाएं, अगर आप जाते हैं तो आप पे 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात आती है संसदीय विशेषाधिकार की। 105 और 194 विधायकों के लिए है, 104 जो है, 105 जो है किसके लिए है? जो सांसदों के लिए है। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी 104 की। अब 105 में बात करते हैं। इसमें दो भाग है, एक भाग है वो सांसद के लिए है, ठीक है, सांसद के लिए है, और एक भाग जो है वो विधायक के लिए है। ठीक, तो सांसदों की जो बात की गई है विशेषाधिकार की, वो अनुच्छेद 105 में की गई है, और विधायकों की जो बात की गई है वो 194 में की गई है। 105 में और 194 में क्या बात की गई है? 105 और 194 में ये बात की गई है कि वो अपने कार्यों के लिए, जो उस समय सदन में वो जो बातें बोल रहे हैं, वो अपने कार्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, वो अपने कार्यों के लिए उस सभा के प्रति, उस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि अगर वो आवेश में आकर के, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, जो भी बातें बोलते हैं उस बात को आधार बना करके उनके ऊपर न्यायालय में केस दायर नहीं किया जा सकता है। साथ में अगर कोई केस उनके ऊपर होता है और उनकी गिरफ्तारी की भी यहाँ तक की बात आ जाती है, और सदन में कोई भी वो सदस्य बैठा है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, तो बिना पीठासीन अधिकारी के अनुमति के उसे आप तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये सारे सब विशेषाधिकार उनको दिए गए हैं जो अन्य लोगों से उनको भिन्न करते हैं। उम्मीद है अब तक की जो हमने बातें हम आपसे शेयर की है समझ में आई होगी। आप अगर इसको देख रहे हो तो जो बातें समझ में नहीं आ रही है आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।